हेलो स्टूडेंट। आज की हम इस वीडियो में 2024 में जो मैथमेटिक्स एग्ज़ाम हुआ था HBSC के अंदर 12th क्लास का, उसको हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। हम तो एग्ज़ाम्पल जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं इसमें, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। MCQ क्वेश्चन है ये। आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है वो आप देखिए। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और कोई फंक्शन आपको n टू n डिफाइंड है। आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वो नेचुरल नंबर से लेकर नेचुरल नंबर तक है। इसका मतलब जो डोमेन है इसके अंदर वो नेचुरल नंबर है, और जो कोडोमेन है उसमें भी नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर आपके होते हैं। आपको जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ n इज इक्वल टू गिवन है 2n+3। तो अगर आप यहाँ 1 रखोगे तो आपको पता है 1 पे फंक्शन वैल्यू 5 देगा, 2 रखोगे तो फंक्शन वैल्यू 7 देगा। तो आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, अगर डोमेन का कोई भी पॉइंट अगर आप फंक्शन में रखते हो तो आपको यूनिक वैल्यू देता है। कोई दो पॉइंट सेम वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपका फंक्शन जो है वो 1 1 है। अब हम बात करते हैं ऑन टू की। तो आप देखिए कोडोमेन के अंदर 1 2 3 एंड 4 ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं मिल रही डोमेन के अंदर, जिनको अगर हम फंक्शन में रखें तो वो आपको ये वैल्यू दे दे। तो इसीलिए हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 है, बट नोट ऑन टू। ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू तभी होता है जब रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल हो जाए, तब हमारा फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है। तो इसीलिए ये फंक्शन जो है हमारा सिर्फ इंजेक्टिव होगा। इंजेक्टिव का मतलब 1 1 होता है, सरजेक्टिव मतलब ऑन टू होना, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 एंड ऑन टू होना। अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको कह रहा है कि आप डोमेन बताइए साइन इनवर्स 2x की। तो आपको पता है साइन इनवर्स x की जो डोमेन होती है, यानी x कहाँ से कहाँ लाई करता है, -1 से 1 के बीच लाई करता है, तब हमारा साइन इनवर्स फंक्शन डिफाइंड होता है। बट यहाँ पे x की जगह आपको 2x दे रखा है। इसका मतलब जो डोमेन होगी आपकी, जो x लाई करेगा, 2x लाई करेगा -1 to 1। तो इसको सोल्व करोगे तो -1/2 लेस देन x लेस देन 1/2। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो इसमें जो साइन इनवर्स 2x की जो डोमेन आएगी वो -1/2 से 1/2 आएगी। हम सिर्फ पेपर डिस्कस कर रहे हैं। मैं यहाँ आपको ज़्यादा थ्योरी नहीं समझाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। इसीलिए हम बस फॉर्मूले अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स 3/3। देखो ये कह रहा है कि आपको 3/3 की मैट्रिक्स बनानी है। तो आपको पता है 3/3 में कितनी एंट्रीज आती हैं, 3 यहाँ पे आती है, 3 यहाँ पे आती है, 3 यहाँ पे आती है, टोटल 9 एंट्रीज आती है। अब आपको क्या कह रहा है कि इन 9 एंट्रियों पे या तो 2 आएगा या 0 आएगा। तो मतलब फर्स्ट को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन है। सेकंड एंट्री को फिल करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। ये कुछ ना कुछ परमुटेशन जैसा क्वेश्चन है। तो आप देखोगे टोटल 9 एंट्रीज यहाँ पे है। हर एक एंट्री को फिल करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 2 भरेंगे या 0 भरेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट एंट्री को फिल करने के 2 ऑप्शन, दूसरी एंट्री को 2 ऑप्शन, ऐसे करके हमें 9 एंट्री फिल करनी है। तो हमारे पास 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 को सोल्व करके देखेंगे तो 5 1 2 आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, मैट्रिक्स पे दिया हुआ है। आपको क्या कह रहा है, 2/2 की मैट्रिक्स आपको दे रखी है और आपको सोल्व करके इसका आंसर निकालना है। आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है वो x2 18 x 2/2 की मैट्रिक्स है। नेक्स्ट भी 2/2 की मैट्रिक्स आपको दे रखी है, सोल्व करोगे
तो अगर आप इस 2/2 मैट्रिक्स को सोल्व करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्र माइनस 36 हो जाएगा, और 36 माइनस 36, तो ये आएगा एक्स स्क्र माइनस 36 इक्वल टू 0, एक्स स्क्र इज इक्वल टू 36, और एक्स यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस 6। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब है नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या कह रहा है, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, 3/3 ऑर्डर की है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। एक फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट का, ए का डिटरमिनेंट की पावर n-1। तो यहाँ पे n जो आपको दे रखा है वो 3 दे रखा है, तो 3 - 1, तो आप सोल्व करोगे a की पावर 2 यहाँ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा a स्क्वायर आएगा। अब हम 6th क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपको क्या कह रहा है, देखो 6th क्वेश्चन में आपको क्या निकालना, द डेरिवेटिव ऑफ साइन log x विद रिस्पेक्ट टू x। आपको क्या करना है, d/dx निकालना है साइन इंटू log x फंक्शन का। तो आपको पता है पहले साइन का डेरिवेटिव होएगा का कोस log ऑफ x, और फिर log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो फाइनल आंसर आएगा कोस log x डिवाइड बाय x। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपको क्या कह रहा है, द डेरिवेटिव ऑफ साइन x फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू कोस x। देखो जब भी हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव हमें निकालना होता है उसका डेरिवेटिव ऊपर लेते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसका डेरिवेटिव नीचे लेते हैं। तो आपको पता है साइन x का डेरिवेटिव होता है कोस x, और कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन x। तो सोल्व करोगे तो माइनस का कोट x। तो इसका जो ऑप्शन आएगा माइनस का कोट x, इसका ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में e की पावर x सीकेंट x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सीकेंट x प्लस सीकेंट x इंटू में टेंजेंट x इंटू dx। एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन में, अगर e की पावर x एफ ऑफ x प्लस एफ डैश x होता है, मतलब अगर यहाँ पे fx फंक्शन का डायरेक्ट डेरिवेटिव रखा होता है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है e की x एफ ऑफ x। अगर आपको ये सोल्व नहीं याद है ये प्रॉपर्टी तो आप पहले पार्ट का इंटीग्रेशन कीजिए और दूसरे पार्ट इंटीग्रेशन है वो कट जाएगा, सिर्फ इतना ही बचेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा e की पावर x इंटू में सीकेंट x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर c हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, आपको जब भी किसी क्वेश्चन में -a टू a लिमिट आती है तो आप सबसे पहले ये चेक कीजिए क्या एफ ऑफ एक्स इवन है या फिर ओड है। एक प्रॉपर्टी होती है -a टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स 0 हो जाएगा इफ़ एफ ऑफ एक्स ओड फंक्शन हो। अगर आपका एफ ऑफ एक्स ओड फंक्शन होता है तो इंटीग्रेशन वैल्यू जो है ना वो 0 हो जाती है। तो आपको जो फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो साइन की पावर 5x है। तो कैसे चेक करेंगे ओड है या इवन है, एफ ऑफ -x निकालेंगे तो आएगा साइन की पावर 5 -x। तो आपको पता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ऊपर ओड पावर है तो माइनस की पावर साइन 5x हो जाएगा। इसका मतलब माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया। तो अगर एफ ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाता है तो फंक्शन हमारा ओड होता है। तो इसकी जो इंटीग्रल वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपको क्या दिया हुआ है। सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको दे रखी है
एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 2। ये आपको सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 2 को हम ऐसे लिख देंगे √2 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। हम यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगा, सिर्फ ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हम यहाँ पे डायरेक्ट, आपको याद रहना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर यहाँ पे √2 है तो √2 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो पाई इंटू में 2, तो ये आंसर आ जाएगा 2 पाई। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या आपको है दे रखा है। इसमें ऑर्डर एंड डिग्री बताना है, तो ये सिंपल ही क्वेश्चन है। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ 2 ऑर्डर का है, तो इसका मतलब ऑर्डर तो यहाँ 2 हो गया। डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसकी पावर देखनी है, तो पावर 1 है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन आपको ऐसे दिया हुआ है, x dy/dx माइनस वाई इक्वल टू साइन x। इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लिख देंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे तो dy/dx माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। आपको पता है कि इंटीग्रेशन जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स होता है। तो e की पावर इंटीग्रेशन -1/x इंटू डी एक्स। तो सोल्व करोगे e की पावर माइनस में log x, तो इसको लिख देंगे e की पावर log ऑफ x की पावर -1। तो e log 1 हो जाता है और x की पावर 1/x हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 1/x। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आपको क्या कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में, आपको ए वेक्टर का मोड दिया हुआ है, बी वेक्टर की एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है, ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए क्रॉस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है, मॉडुलस वैल्यू 1 है, और ए की मॉडुलस वैल्यू जो है वो 3 है, और बी की जो मॉडुलस वैल्यू है वो √2/3 है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट में एंगल निकालने का। जो फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी, मॉडुलस वैल्यू, ए की मॉडुलस वैल्यू बी की मॉडुलस वैल्यू इंटू साइन थीटा। तो ये वैल्यू 1 दे रखी है आपको, ये 3 है, और ये √2/3 इंटू में साइन थीटा है। तो यहाँ सोल्व करोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/√2। तो साइन थीटा 1/√2 कहाँ पे होता है, π/4 पे। तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, π/4 आ जाएगी। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें, इफ़ द वेक्टर ए एक वेक्टर है और बी एक वेक्टर है, आर ऑर्थोगोनल। जब भी 2 वेक्टर ऑर्थोगोनल होते हैं तो हमारे पास क्या कंडीशन होती है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए डॉट बी जो है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 1 प्लस में लैम्डा × 2 प्लस में 1 × 3 इक्वल टू 0। तो सोल्व करोगे तो 2 प्लस में 2 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सोल्व करके लैम्डा इक्वल टू कितना आया, -5/2। तो आपके पास यहाँ जो वैल्यू आएगी वो -5/2 आ जाएगी। इसी तरह से 15 नंबर क्वेश्चन आप देखिए क्या है। 15 नंबर में आपको कह रहा है द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज ए स्पेस। आपको पता है कोई भी कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस हमारे पास है, ये वाई एक्सिस हमारे पास है, और ये जेड एक्सिस है। तो आपको पता है कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर होता है तो वो कोऑर्डिनेट x, 0,0 होता है, यानी
वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, यहाँ जेड कोऑर्डिनेट भी क्या होता है, 0 होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख लो जहाँ वाई 0 है और जेड 0 है, तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा इसमें। अब हम नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट को पढ़ो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर, आपको इवन प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालना है ऑन द ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। आपको सैंपल स्पेस बनाना आना चाहिए। सैंपल स्पेस क्या बनेगा जब दो डाई को रोल किया जाता है, तो 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। इसी तरह से दूसरी डाई पे 1 आएगा। ये आपके पास पेयर बनता है। फिर आपका 6, 1, यहाँ 3, 1 वाली सीरीज़, 4, 1 वाली, 5, 1 वाली, और फिर आपका 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। बट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई। दोनों डाई पे इवन प्राइम आना चाहिए। आपको पता है इवन प्राइम नंबर जो होता है वो सिर्फ एक ही होता है, 2। और वो कह रहा है कि वो दोनों पे आना चाहिए। पहली डाई पे भी इवन प्राइम होना चाहिए, दूसरी डाई पे भी इवन प्राइम नंबर होना चाहिए। तो वो सिर्फ एक ही सिंगल नंबर होता है, 2,2। तो इसका मतलब सिर्फ एक पेयर की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 1/36 आ जाएगी। मतलब यहाँ पे 1 बाय कितना हुआ, 36 आपका इसका हो गया। अब देखेंगे 17 नंबर, जो 17 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, देखो। ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल, 3 ब्लू बॉल। एक बैग आपको दिया हुआ है, इस बैग में 3 रेड बॉल है और 5 ब्लू बॉल है। आपको 3 बॉल ड्रा करनी है, विद आउट रिप्लेसमेंट है, मतलब निकालने के बाद वापस उसमें नहीं डाली गई है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 रेड बॉल, आपको रेड बॉल 1 निकालनी है और ब्लू बॉल जो है वो 2 निकालनी है, क्योंकि रेड बॉल सिर्फ एक ही होनी चाहिए। तो आपको पता है 3 रेड बॉल है, उसमें सिर्फ 1 निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय, सॉरी मैं गलत लिख गया, 5 रेड बॉल है क्वेश्चन में, 5 रेड बॉल है और 3 ब्लू बॉल है। जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 3 बॉल आपको निकालनी है। इन 3 बॉल में से एक रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आपके पास 5 रेड बॉल है, उसमें से एक बॉल आप निकालनी है जो कि रेड होगी, तो बाकी 2 बॉल आपकी ब्लू होगी। वो टोटल बॉल आपकी कितनी है, 8 है। तो 8 में से कितनी निकालनी है, 3 निकालनी। अब हम इसे सोल्व करेंगे। 5C1 को सोल्व करोगे तो 5 आएगा। 3C2 को सोल्व कर लो, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल, तो ये आएगा 3 × 2 × में 1 डिवाइड बाय 1 और 2, तो ये कट गया। यहाँ पे आ जाएगा 3 डिवाइड बाय, आप 8C3 को सोल्व करोगे तो 8 × में 7 × में 6, 5 फैक्टोरियल × में 3 फैक्टोरियल। जहाँ यहाँ 5 फैक्टोरियल आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा, 8 7 जा यहाँ पे लिख लो आप। तो 5 3 जा 15 और ये आएगा 56। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका आ जाएगा 15 डिवाइड बाय 15। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आप देखिए। ये क्वेश्चन वेरी इजी है, बट आपको एग्ज़ाम में लगते हैं कि इनमें क्या दिया हुआ है। कुछ नहीं होता, आपको 2 स्टेटमेंट दी होती है, एक ए और आर। आपको सिर्फ इतना बताना होता है क्या इनमें
ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है या आपस में ये स्टेटमेंट रिलेट करती है। आपको देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द रिलेशन, आपको एक रिलेशन दिया हुआ है ए कोमा बी, वो कह रहा है कि ए माइनस बी मोड लेस देन 2। पहले में वो क्या पूछ रहा है, रिफ्लेक्सिव। आपको पता है रिफ्लेक्सिव कब होता है कोई भी रिलेशन, जब खुद के साथ पेयर आर के अंदर हो। तो आप अगर देखोगे आर में कौन से रिलेशन आ रहे हैं, वे रिलेशन आ रहे हैं जिनका डिफरेंस करने पर, मोड करने पर 2 का कम हो। अगर आप देखोगे 1 1 भी इसमें आएगा, क्योंकि अगर हम 1 में से 1 को माइनस करेंगे और उसका मोड करेंगे वो 2 से कम होगा। 2 2 भी रिलेशन में आएगा, क्योंकि 2 में से 2 माइनस करेंगे उसका मोड करेंगे वो भी 2 से कम आएगा। 3 3 भी रिलेशन में आएगा, 4 4 भी रिलेशन में आएगा, 5 5 भी रिलेशन में आएगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है, जब खुद के साथ पेयर है ना वो रिलेशन में होना चाहिए। तो आप देखोगे ये पांचों के पांचों पेयर जो है वो आर के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब आर सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो आप, क्या है, द रिलेशन ऑन द सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव। वो कह रहा है कि रिलेशन को रिफ्लेक्सिव तभी कहेंगे कब, जब ए बी का पेयर रिलेशन में है, बी और सी का रिलेशन आर में है, तब ए और सी का रिलेशन होना चाहिए। नहीं, ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन नहीं है, ये ट्रांजिटिव की कंडीशन है। ऐसा तब भी होता है जब रिलेशन अपना ट्रांजिटिव होता है, तब ये कंडीशन अप्लाई होती है। तो इसका मतलब पहली बात सही है और दूसरी बात गलत है। तो इसका आंसर जो आएगा वो सी नंबर आएगा, मतलब ए आपका ट्रू है और आर स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत है। इसी तरह क्वेश्चन 20 है। 20 में देखो क्या दिया हुआ है, आपको इन क्वेश्चनों को देख के घबराना नहीं है, ये सिर्फ 2 ए और बी टाइप के क्वेश्चन ही होते हैं आपकी बुक से, बस आपको उनको पढ़ना है और समझना होता है। क्या दिया हुआ है, द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन, आपको 2 स्ट्रेट लाइन दे रखी है और वो पूछ रहा है क्या इनके बीच एंगल जो है वो 90 डिग्री। आपको पता है जब भी हम इस तरह की स्ट्रेट लाइन दे रखी होती है तो उनके बीच एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, b1 इंटू b2, मतलब जो नीचे ये लिखे होते हैं b1 b2 b3, ये c1 c2 c3, इनकी आपस में डॉट मल्टीप्लिकेशन क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 4 की मल्टीप्लाई -3। तो आप सोल्व करोगे तो 2 10 - 12 कितना आ गया, 0। तो मतलब ए आपका सही है। सेकंड में देखो क्या कह रहा है, स्क्यू लाइन आर लाइन इन डिफरेंट प्लेन। ये कह रहा है स्क्यू लाइन क्या होती है डिफरेंट प्लेन के अंदर, विच आर पैरेलल। स्क्यू लाइन पैरेलल होना कोई ज़रूरी नहीं होता, स्क्यू लाइन ऐसे भी होती है। एंड इंटरसेक्ट करना भी ज़रूरी नहीं होता और पैरेलल होना भी ज़रूरी नहीं होता। ये स्पेस के अंदर लाइनें होती हैं। मान लो आपको कोई 3D स्पेस दिया होता है, एक लाइन यहाँ जा रही है, एक लाइन इसके नीचे से जा रही है, तो ज़रूरी नहीं है ये लाइन ऊपर है और ये लाइन नीचे है। तो ये आपस में इंटरसेक्ट करना और पैरेलल करना ज़रूरी नहीं होता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आएगा, सी आएगा। आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं आपको समझ आए होंगे। ये MCQ क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन करेंगे, जो नेक्स्ट सेक्शन के क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। सेक्शन B जो है इनको सोल्व करेंगे। देखो 21 नंबर जो क्वेश्चन है आपको क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ 2 फंक्शन आपको गिवन है। f ऑफ x आपको गिवन है, साइन x है और g ऑफ x इज इक्वल टू आपको x स्क्वायर है। आपको ये चीज़ निकालनी है, कंपोजिशन आपको निकालनी है। तो कंपोजिशन का फॉर्मूला अगर हम f इंटू में g ऑफ x इसे सोल्व करेंगे तो f इंटू में क्या आएगा, x स्क्वायर, और इसे सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन ऑफ x स्क्वायर। मतलब f जो फंक्शन है हमारे पास साइन x, उसकी जगह हम क्या रख देंगे, x स्क्वायर। इसी तरह से g ओ f निकालेंगे, g इंटू एफ ऑफ x,
तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, साइन एक्स है, और जी में ये वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है? नहीं है। क्या साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर है साइन स्क्वायर एक्स? नोट। तो देयर फॉर एफ ओ जी नोट इक्वल टू जी ओ एफ। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही प्रूफ करना था कि कंपोजिशन जो है इन दोनों की वो बराबर नहीं है, और हमें फाइंड करना था, हमें एफ ओ जी फाइंड करना था और जी ओ एफ फाइंड करना था, जो कि इक्वल नहीं है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी का सेकंड पार्ट है, दो पार्ट इस क्वेश्चन के थे। आपको कोस इनवर्स 1/2 और 2 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको फाइंड द वैल्यू निकालनी है कोस इनवर्स 1/2 2 साइन इनवर्स। तो आपको पता है कि कोस इनवर्स 1/2 कहाँ पे होता है, π/3 पे होता है, प्लस में 2 साइन इनवर्स 1/2 कहाँ होता है, π/6 पे होता है। तो इसे सोल्व करोगे तो π/3 तो ये कितना आ जाएगा 2π/3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 2π/3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22। देखो भाई 22 नंबर क्वेश्चन को देखो क्या है। आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज ए क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। तो ट्रांसपोज निकालेंगे, ए ट्रांसपोज निकालोगे तो ट्रांसपोज क्या होता है, जो रो होती है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, सेकंड रो आपकी सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। ए क्या है हमारे पास, कोस थीटा साइन थीटा। तो इसे सोल्व करोगे तो आपको क्या करना होता है, फर्स्ट कोस कोस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा से माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस और साइन, तो ये क्या हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा साइन थीटा। इसी तरह नीचे ये बनेगा साइन थीटा कोस थीटा माइनस में साइन थीटा कोस थीटा, और ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, और ये दोनों वैल्यू आपस में कट जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। सिंपल मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और आपको आइडेंटिटी पता ही होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब हम 23 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो नेक्स्ट 23 है। आपको इस क्वेश्चन में आपको दो आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए 1 प्लस में कोस 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस में कोस 2 थीटा जो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। इन्हीं आइडेंटिटीज़ का यूज करेंगे यहाँ पे। तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा, तो माइनस वाली टर्म को क्या लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर x/2, जो एंगल होता है उसका आधा हो जाता है। इसी तरह 2 कोस स्क्वायर x/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स क्या बचेगा, tan स्क्वायर x/2 का अंडर रूट, और साइन बाय कोस क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। तो tan इनवर्स tan x/2, tan और tan इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो x/2 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है भाई।
24 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, वेरीफाई दैट द फंक्शन, आपको वेरीफाई करना है क्या ये फंक्शन जो है इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको जो फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू log ऑफ ए वाई प्लस सी, इसका जो ये जो फंक्शन है ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वेयर बाय 1 माइनस एक्स वाई। देखो भाई, जब भी हमें कोई फंक्शन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना होता है तो अगर मैं इस फंक्शन की मतलब इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करूं, अगर मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ जाए तो अब हम कह देंगे कि ये जो फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब देखो इसे कैसे सोल्व करेंगे, पहले x कोमा वाई का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करो तो क्या फार्मूला लगता है u इंटू वी, यानी x एज इट इज़ y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू log का डेरिवेटिव 1 बाई वाई, और y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की टर्म को इकट्ठा कर लो, पहले तो ये जो y है इसको इधर ले आओ, तो ये बनेगा x कोमा वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई स्क्वेयर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो इसे लिख दो यहाँ पे वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो ये सोल्व किया तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया सोल्व करने के बाद, वाई स्क्वेयर बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो आप अगर देखोगे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वही है जो उस क्वेश्चन में दे रखी है। आपको सॉल्यूशन इस तरह करना है, तब आपको लिख देना है यस इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। आपको जो फंक्शन दिया हुआ है उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है डेरिवेटिव, और डी वाई बाई डी एक्स को इकट्ठा कर देना है और आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ बन जाएगी। इसी तरह सेकंड जो पार्ट है इसका, इसमें दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट जो पार्ट है ये नेक्स्ट पार्ट का जो सॉल्यूशन करेंगे वो देखो क्या है। आपको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वेयर। तो आपने सीखा था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सेपरेबल मेथड का यूज़ करेंगे। एक तरफ एक्स के फंक्शन इकट्ठे कर लेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू में डी एक्स। अब क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन, जब बोथ साइड इंटीग्रेशन करोगे 1 बाय 1 प्लस में वाई स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर इंटू में डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो आपको पता है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, tan इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स प्लस में x की पावर 3/3 प्लस कॉन्स्टेंट c। यही आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्या दिया हुआ है आप देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है देखो। ये आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको निकालना है। 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू आपको 5/13 दे रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको 5/13 आपको दे रखा है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी को क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय कंडीशनल फार्मूला जो होता है हमारे पास 2/5। इसे सोल्व करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आप निकालोगे 2/5 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बी की प्रोबेबिलिटी आपको पता है 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5/13, तो ये आपके पास आ गया 2/13। यहाँ से आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा 5/26। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको निकालना है। तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आप इसे सोल्व करोगे 5/26 प्लस बी की प्रोबेबिलिटी 5/13 माइनस इंटरसेक्शन 2/13। तो सोल्व करोगे 26 एलसीएम आ जाएगा, 5 + 10 माइनस में 4। तो सोल्व करने के बाद 11/26 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है 26 में आपको क्या कह रहा है, जो रिलेशन है वो क्या दिखाना है, इक्विवेलेंस दिखाना है आपको। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव दिखाना है, सिमेट्रिक आपको दिखाना है, ट्रांजिटिव आपको दिखाना है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है T1 खुद का खुद के साथ पेयर रिलेशन में होना चाहिए। यस होगा, क्योंकि T1 इज सिमिलर टू T1। कोई भी ट्रायंगल खुद के सिमेट्रिक होती है हमेशा ही, यानी खुद का खुद के साथ पेयर जो है वो रिलेशन में आएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक की बात करते हैं, गिवन है, क्या गिवन है, T1 T2 पेयर। इफ T1 इज सिमिलर टू T2 देन, अगर कोई T1 T2 के सिमिलर है तो इसका मतलब T2 T1 भी सिमिलर होगा। देयरफॉर T2 T1 भी क्या होगा, रिलेशन में होगा, हैंस सिमेट्रिक। तो वो क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, अगर T1 T2 रिलेशन में है
और T2 T3 रिलेशन के अंदर है इसको आप ऐसे लिख दो, गिवन T1 इज सिमिलर टू T2, T2 सिमिलर टू T3, देयरफॉर T1 इज सिमिलर टू T3। ओबियस, अगर T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 T3 के क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। हम इसमें ज़्यादा कुछ ये सब नहीं सीखेंगे कि सिमिलर क्यों होती है, कैसे होती है। ओबियस सी बात है, अगर T1 T2 जैसी है, सिमिलर को हम जैसी मान लेते हैं भी T1 T2 के जैसी है, T2 T3 के जैसी है, तो T1 T3 के जैसी हो ही जाएगी। तो इसका मतलब हैंस रिलेशन इज रिफ्लेक्स, इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देंगे इसको। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चन, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन है। आपको इसे सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, देखो इसे लिख दो tan इनवर्स, यहाँ पे जो ए स्क्वेयर है, आप ए क्यूब कॉमन निकाल लो हर एक में, तो ए क्यूब कॉमन निकालोगे 3x/a बचेगा, -x/a³ लिख देंगे, और नीचे से भी एक क्यूब कॉमन निकालोगे, 1 माइनस में 3x/a का क्या आ जाएगा, स्क्वेयर हो जाएगा। आपके पास एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स का, ये आपको याद रखना है। क्या होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस में 3x²। ये आपको याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले से हम क्या लिख देंगे, tan इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा 3 tan इनवर्स क्या आ जाएगा x/a। बस इतना ही करना है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। और ये इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 3 tan इनवर्स x/a हो जाएगा। यहाँ से आप a³ कॉमन निकाल लो, ऊपर वाले फैक्टर से, नीचे से भी निकाल लो, और फिर आप ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो। आपको ये याद होना चाहिए, इसके बिना हम इसे सोल्व नहीं कर सकते। अब 27, क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो देखो, आपको क्या दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। शो दैट a² इज इक्वल टू ka-2a। तो पहले हम a² निकालेंगे, तो a² का मतलब होता है a इंटू a। तो a यहाँ जो मैट्रिक्स है 3 -2 4 -2, तो इसकी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9, माइनस में 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, -3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस 4, 4 तिये 12, -4 दूनी 8, -4 दूनी 8, -4। तो a² आपके पास आया 1 -2 4 एंड -4। आप कैलकुलेशन देख लेना, अगर गलत हो जाए तो आप ठीक कर लेना। a² आपका ये आ जाएगा 1 -2 4 एंड -4। अब आप ये वैल्यू जो है आप इस रिलेशन में रख दीजिए, a² इज इक्वल टू k-2i। i का मतलब आइडेंटिटी, तो a² आपको क्या है 1 -2 है, 4 -4 है, के ए मतलब ए मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करोगे तो 3k -2k 4k -2k इक्वल माइनस में 2 टाइम आइडेंटिटी मतलब 2 0 0, 2।
इसको और सिंप्लीफाई कर लो, दो मैट्रिक्स को माइनस करोगे, 3k माइनस 2 माइनस 2k 4k माइनस 2k माइनस में 2। अब ये जो पेयर है इक्वल में है, तो इसका मतलब 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 3k माइनस 2k। तो यहाँ से 3k इक्वल टू 3 और k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1। बस यही करना था इस क्वेश्चन में। आपको ये दोनों इक्वल में ले लेनी है मैट्रिक्स को, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट 1 के इक्वल हो जाएगा, सेकंड सेकंड के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से जो k की वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है, आपको क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। फंक्शन आपको दे रखा है इज ए कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2। आपको पता है जब भी फंक्शन इफ एफ ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, देन लिमिट x टेंड टू a एफ ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ a। ये कंडीशन होती है जब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, उस फंक्शन पे लिमिट और उस पॉइंट पे वैल्यू। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिमिट निकालो, लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2, फंक्शन क्या दिया हुआ के कोस ऑफ x डिवाइड बाय पाई माइनस 2x। अगर आप लिमिट निकालोगे x की जगह पाई बाई 2 रखोगे तो k कोस ऑफ पाई बाई 2 डिवाइड बाय पाई माइनस में 2 इंटू पाई बाई 2। कोस 90 जीरो होता है, डिवाइड बाय 0, तो ये आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है। जब भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। क्या होता है एल हॉस्पिटल रूल, अपर पार्ट का आप डेरिवेटिव कर देते हो, तो के तो कांस्टेंट है आपका, कोस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन एक्स डिवाइड बाय पाई का 0 हो जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ पे क्या बना, माइनस से माइनस कट जाएगा, के बाई 2 इंटू में साइन पाई बाई 2। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो के बाई 2। तो लिमिट जो आई इस फंक्शन की वो के बाई 2 आ गई। अब हमें पता है कि फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या है, गिवन है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, तो इसका मतलब लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ पाई बाई 2। तो जो लिमिट आई है वो कितनी आई है, k बाई 2 आई है, और फंक्शन की जो वैल्यू है पाई बाई 2 पे वो कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, तो इसको रख लेंगे 3। तो सोल्व करोगे तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ट्वेंटी 29 नंबर क्वेश्चन आप देखिए क्या है, ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। एक बलून है जो हमेशा स्फेरिकल की पोजीशन पे रहता है, हैव ए वेरिएबल डायामीटर। आपको डी यहाँ दे रखा है, डायामीटर इज इक्वल टू 3/2 2x प्लस 1। तो अगर डायामीटर आपके पास है तो आप r निकाल सकते हो। r क्या होता है, d/2 होता है, तो 1/2 डायामीटर आपका कितना है, 3/2 इंटू में 2x प्लस 1। तो सोल्व किया तो 3/4 इंटू में 2x प्लस 1 आपकी क्या आ गई, r। तो जो r है वो कितना है, 3/4 इंटू में 2x प्लस 1 हमारे पास क्या निकल के आ गई, r। रेडियस जो है वो है 3/4 इंटू 2x प्लस 1। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x।
तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। हमें इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dv/dx निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4×3 पाई आर स्क्वेयर dr/dx। तो सभी वैल्यू यहाँ रख दो, 12/3 पाई आर कितना निकाला था हमने, 3/4 2x + 1 का होल स्क्वेयर dr/dx। आप इस पार्ट का डेरिवेटिव निकालो। r जो आया हमारे पास, r कितना आया, r = 3/4 × 2x + 1 आया। जब आप dr/dx निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3/4 × 2 यानी 3/2। तो यही वैल्यू आप यहाँ रख दो dr/dx की, 3/2। इसे अब सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा, देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 पाई × 9/16 2x + 1 का होल स्क्वेयर। और काट लो इसे 2 पे, 3 8। तो ये आएगा 27/8 इंटू में 2x + 1 का होल स्क्वेयर। तो ये आपके पास dv/dx आ जाएगा, जो क्वेश्चन में वो पूछ रहा था आपसे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 30 है, आपको क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन निकालना है √10x / sin x इंटू में cos x। आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए cos x से मल्टीप्लाई कर दो, cos x से डिवाइड, ऐसे कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बचेगा आपका √10x, साइन बाय कोस आपका बन जाएगा टेंजेंट x, और कोस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वेयर x इंटू डी एक्स। इसको हम लिख देंगे √10x / 10x इंटू में सीकेंड स्क्वेयर x इंटू में dx। तो इसे सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो 1/√10x इंटू में सीकेंड स्क्वेयर x इंटू dx। यहाँ t पुट कर लो, 10x को dt रखोगे तो क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वेयर x इंटू में dx। तो आपका इंटीग्रेशन जो चेंज हो जाएगा 1/√t इंटू में dt। तो आप इसका इंटीग्रेशन करोगे t की पावर -1/2 dt। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t की पावर 1/2 इंटू 2, क्योंकि डिवाइड बाई 2 जो 1/2 आएगा वो ऊपर चला जाएगा। तो क्या बनेगा 2√t। तो 2√t हमने किसको माना था, टेंजेंट x को माना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, आपको क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू में x की पावर 4 - 1 इंटू dx। तो आप क्या करोगे, इसमें x³ से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे क्या हो जाएगा, x की पावर 4 इंटू x की पावर 4 - 1 इंटू dx। x की पावर 4 को क्या मान लो आप, t पुट कर लो, तो 4x की पावर 3 इंटू dx आपका क्या हो जाएगा, dt। तो इंटीग्रेशन आपका कहाँ चेंज हो गया, dt अपॉन में t इंटू t -1 1/4। तो ये बना 1/4 इंटू में इंटीग्रेशन dt अपॉन में t
टी अपॉन टी माइनस वन। अभी इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन मेथड होता है, हम उसका यूज़ करके इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाओगे, 1 टी इंटू टी माइनस वन के पार्शियल फ्रैक्शन अगर बनाओगे ए बाय टी बी बाय टी माइनस वन, तो ये हो जाएगा 1 इंटू में ए इंटू में टी माइनस वन प्लस बी ऑफ टी। अगर आप टी को 0 रखोगे तो क्या आएगा, 1 इक्वल टू ए इंटू माइनस वन, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -1। अगर टी को आप 1 रखोगे तो 1 इक्वल टू बी, तो बी की वैल्यू, तो इसका मतलब जो इंटीग्रेशन आपके पास आया 1/4, ए की वैल्यू क्या आई -1/t, बी कितना है 1/t माइनस वन इंटू में dt। तो आप इसे सोल्व कर दीजिए, 1/4 माइनस log ऑफ ए टी प्लस log ऑफ ए टी माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब जो t की जो हमने वैल्यू रखी थी 1/4 माइनस log ऑफ ए एक्स की पावर 4 प्लस log ऑफ ए एक्स की पावर 4 माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 31, आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्वेश्चन में दे रखी है। तो आपको पता है जब भी क्रॉस प्रोडक्ट दे रखी होती है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे सोल्व करते हैं, फर्स्ट रो में आई जे एंड के को रखते हैं, फिर फर्स्ट जो हमें दिया होता है 2 6 27 1 लैम्डा एंड म्यू इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब है 0,i 0,j 0,k। इसे अब सोल्व करेंगे तो i के साथ आ जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, माइनस j के साथ सोल्व करोगे तो 2 म्यू माइनस 27 प्लस k के साथ सोल्व करोगे 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू क्या आएगा, 0i 0j 0k। तो आपको पता है जब भी दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो फर्स्ट पेयर फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा, सेकंड सेकंड के। तो माइनस में 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू हो जाएगा 0 और 2 लैम्डा माइनस 6 हो जाएगा 0। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी 27/2 और लैम्डा आ जाएगा यहाँ 6/2 यानी 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स को यहाँ सोल्व करना है। देखो यहाँ क्या गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर, ए मैट्रिक्स अगर आप बनाओगे यहाँ पे ए मैट्रिक्स जो बनेगी वो आएगी 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5। तो सबसे पहले अगर हमें मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो उसका मेथड जो होता है वो x = a इनवर्स इंटू बी। इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू
एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे जो हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है। जो ए मैट्रिक्स है आपको 2 1 1 1 -2 -1 0 3 एंड 5 -5। तो आप इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालोगे 2 -5 की मल्टीप्लाई -2 के साथ 10 माइनस माइनस प्लस 3 -1 -5। आपको पता ही है डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, प्लस में 1 3। तो आप इसे सोल्व करोगे 13 2 जा 26 26 प्लस 5 प्लस 3 तो 34। जो ए का डिटरमिनेंट आएगा वो आ जाएगा 34। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स में कौन कौन सी एंट्रीज आती हैं, हम A11 निकालते हैं, A12 निकालते हैं, A13 निकालते हैं, A21 निकालते हैं, A22 निकालते हैं, A23 निकालते हैं, A31 निकालते हैं, A32 निकालते हैं, A33। तो हम कोफैक्टर मैट्रिक्स में A11 निकालेंगे। तो A11 एंट्री आपकी क्या आएगी, 5 2 जा 10 10 प्लस 3 13। A12 एंट्री आपकी क्या आएगी, A12 एंट्री -5 प्लस 1 और 2 जो है ओड है, ओड के केस में आगे माइनस लग जाता है तो 5 आ जाएगी। A13 पे कितनी आएगी, 3। इसी तरह से A21 एंट्री निकालेंगे। A2 एंट्री अगर आप देखो 2 रो को छोड़ दो, कॉलम 1 को छोड़ दो, बाकी जो 2/2 बचती उसकी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 5 और माइनस का 3 माइनस का 8, बट 2 और 1 ओड है तो 8 हो जाएगा। A22 अगर आप एंट्री निकालोगे, A22 एंट्री माइनस का 10। A23 एंट्री अगर आप निकालोगे, A2 एंट्री 3 निकालोगे तो इसको छोड़ो, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो आ जाएगा 6, लेकिन ओड है तो माइनस का 6 आ जाएगा। A31 एंट्री निकालोगे, इसको माइनस का 1 और प्लस का 2 तो यहाँ पे 1 बचेगा। A32 निकालोगे, इसको छोड़ दो, माइनस का 2 और माइनस का 1 तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और A33 जो एंट्री है वो कितनी आ जाएगी, -5, क्योंकि इसको छोड़ दो माइनस का 2 और माइनस का 1 5। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स जो बनी आपके पास वो क्या बन के आई, 13 5 3 8 -10 -6 1 3 एंड -5। अब आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 13 5 3 8 -10 -6 1 3 एंड -5। तो अब हमारे पास जो एक्स सोल्यूशन होता है वो क्या था, A इनवर्स इंटू बी। तो A इनवर्स क्या था, 1/A का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी। तो 1/A का डिटर्मिनेंट 34, एडजॉइंट A कितना आया 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5। इसकी मल्टीप्लाई आप करोगे मैट्रिक्स 1 3/2 एंड 9 के साथ। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्व करेंगे। करो मल्टीप्लाई, 1/34 मल्टीप्लाई करोगे 13 प्लस 4 थी 12 हो जाएगा, क्योंकि 2 से कट जाएगा, प्लस में 9 ये आएगा 5 माइनस 5 थी 15 प्लस 9 थी 27 3
माइनस 3×3 9, माइनस 9×5 45। तो इसे सोल्व करोगे 1/34। जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो 13 और 12 25 और 9 34, माइनस का 10 सोल्व करो। 5 माइनस में 15 प्लस 27 तो 17 हो गया। 3 माइनस 9 माइनस 45 माइनस 51 हो गया। तो 34 को अंदर लेके जाओगे तो आपके पास बचेगा 1/2 माइनस में 51/34 को आप सोल्व कर लो। 17 पे ये चला जाएगा। 17 दूनी 34, 17 3 51 माइनस 3/2 आपके पास आएगा। इस तरह हम इससे का जो सोल्यूशन आएगा बाय मैट्रिक्स मेथड, x इज इक्वल टू होगा 1, y इज इक्वल टू 1/2 और z इज इक्वल टू -3/2 आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि इसे बाय मैट्रिक्स मेथड हम कैसे सोल्व करेंगे। अब है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आपको यहाँ इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 0 से π/4 आपको ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको हम i मान लेते हैं। i इक्वल टू आपको दिया 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस में 10x dx आपको दे रखा है। तो इसको हम i इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस में 10x। x की जगह हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं π/4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी का, वो यूज़ करेंगे। टेंजेंट a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस में tan a इंटू tan b। तो उस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस में 10 π/4 1 होता है, तो 1 माइनस में tan x और 1 प्लस में टेंजेंट x इंटू डी एक्स हो जाएगा। ये आगे जब सिंप्लीफाई करोगे 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस में 10x एलसीएम आएगा, प्लस 1 माइनस में 10x डिवाइड बाय 1 प्लस में 10x इंटू में dx। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 0 से π/4 ये बचेगा log ऑफ 2 डिवाइड बाय 1 प्लस में 10x इंटू dx। तो इसको हम ये सब i के इक्वल था, तो i इक्वल टू क्या बना, 0 to π/4 log ऑफ 2 माइनस 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस में 10x इंटू में dx। और ये किसके इक्वल था, i के इक्वल था, तो इसको i रख देंगे। i इक्वल टू 0 से π/4 log ऑफ 2 माइनस i। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, i उधर जाएगा तो 2i इक्वल टू हो जाएगा log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 0 से π/4 इंटू 1 इंटू dx। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो i इक्वल टू क्या आया, log ऑफ 2 डिवाइड बाय 2 इंटू में 1 का इंटीग्रेशन x और लिमिट है 0 से π/4। तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बचा, log ऑफ 2 डिवाइड बाय 2 इंटू में π/4। तो फाइनल आंसर जो है वो ये आएगा इस क्वेश्चन का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। आपको इलिप्स गिवन है 9/x² प्लस 4y² बाय 36। अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो
तो पहले एक्स स्क्वायर बाय 4 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो डिवाइड बाय 36 करोगे तो इक्वल टू ये बनेगा आपका। और स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इलिप्स आपका बनेगा वो ये बन जाएगा, और जो लिमिट होगी वो हो जाएगी एक्स की 0 से लेकर 2। और ये चारों तरफ सिमेट्रिक है तो इसीलिए, और अगर हमें ये कर्व निकालनी है वाई, तो यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड करो। फाइंड तो y इक्वल टू क्या आएगा, 36 माइनस 4 9x² डिवाइड बाय 4 अंडर रूट। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3/2 अंडर रूट 4 माइनस में x²। तो यहाँ पे जो y है यानी ये जो कर्व है इसका जो फंक्शन है वो 3/2 अंडर रूट 4 माइनस x² आ गया। अब जो एरिया आएगा आपका, एरिया ऑफ रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 टाइम 0 से लेकर 2 3/2 अंडर रूट 4 माइनस x² इंटू dx। 4 टाइम क्यों लिया गया है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है चारों टाइप, तो कंप्लीट जो रीजन होगा, ये कंप्लीट जो रीजन आएगा, हम सिर्फ 0 से लेकर 2 तक इतना एरिया ही निकाल रहे हैं, लेकिन ये सिमेट्रिक है इसीलिए इसे 4 टाइम किया गया है। तो 3/2 अंडर रूट 4 माइनस x²। तो आपको यहाँ इंटीग्रेशन फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन फार्मूला क्या होता है, x/2 अंडर रूट 4 माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/2 आ जाएगा, और लिमिट है 0 से 2 तक। तो ये हो जाएगा 6। जब अपर लिमिट 2 यहाँ रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा 2 साइन इनवर्स 1 माइनस में जब लोअर लिमिट रखोगे इस x की जगह तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0। कंप्लीट पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 6 दूनी 12 साइन इनवर्स 1 कहाँ होता है, π/2 पे। तो ये 6π आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 2 स्ट्रेट लाइन आपको दे रखी है। क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है शॉर्टेस्ट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद होना चाहिए। जब भी 2 स्ट्रेट लाइन दे रखी होती है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइड बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, और कंप्लीट मैग्नीट्यूड आपका आता है। तो यहाँ पे a1 जो होता है वो फर्स्ट वेक्टर का पासिंग पॉइंट होता है, और b1 जो है वो फर्स्ट जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो यहाँ पे a1 अगर आप देखोगे तो क्या दिया हुआ, i प्लस में 2j प्लस 3k आपको दे रखा है, और b1 जो है आपको i माइनस 3j प्लस 2k है। a2 जो दे रखा है वो 4i 5j 6k है, और b2 जो दे रखा है वो 2i प्लस 3k प्लस k है। तो सबसे पहले हम a2 माइनस a1 फाइंड करेंगे। तो a2 में से a1 करोगे तो 4 में से 1 गया तो 3i, 5 में से 3 गया तो 6 में से 3k। इसी तरह से अगर हम b1 क्रॉस b2 निकालेंगे तो क्रॉस हम कैसे निकालते हैं, i j k। यहाँ पे b1 वेक्टर के कंपोनेंट 1 माइनस 3 2 आ जाएगा। यहाँ पे b2 के आ जाएंगे 2 3 एंड 1। अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, i माइनस का 3 माइनस का 6 तो माइनस का 9 माइनस j 1 माइनस 4 माइनस 3 हो जाएगा, प्लस k आप सोल्व करोगे तो
3 + 6 हो जाएगा आपका 9। तो ये आएगा -9i + 3j + 9k। एक बार इसको रीचेक कर लेते हैं। देखो i j k रखेंगे, b1 के कंपोनेंट है 1 -3 है 2 है, और b2 के है 2 है 3 है 1 है। तो पहले i रखते हैं, फिर यहाँ रखते हैं -3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो -3 आ जाएगा, और -3 दूनी 6 तो माइनस का 9 बनेगा। माइनस का j लेंगे तो 1 के साथ, और फिर -4, 1 में से 4 गया -3 बचेगा। k लेंगे, k के साथ में 3 और +6 हो जाएगा। 3 + 6 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब हमें फॉर्मूले के हिसाब से क्या है वो सब हम निकाल देते हैं। d क्या था? a2 - a1। a2 - a1 कितना आया? 3i 3j + 3k का डॉट हमें करना है -9i 3j + 9k, और डिवाइड बाय ये जो है इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है 81 + 9 + 81। तो आप इसे सोल्व कीजिए। 3 9 ज़ा -27, 3 3 9 + 27 डिवाइड बाय √81 + 9 + 81। तो इसे जब आप सोल्व करोगे 27 से 27 आपका कैंसिल हो जाएगा। 9 डिवाइड बाय √, इसको ऐसे लिख लो 9 × 9 + 9 + 9 × 9। तो नीचे से जब आप 9 कॉमन लेके आओगे उसका √ करोगे तो 3 डिवाइड बाय 9 + 1 + 9 हो जाएगा। तो आंसर आएगा 3/√190। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ये नहीं है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन के बीच क्या फॉर्मूला होता है। अभी हम नेक्स्ट, इसके 2 पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी हम करेंगे। इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। देखो यहाँ पे r वेक्टर इक्वल टू जो दिया हुआ है 1 - t × i t - 2 × j 3 - 2 × में k। तो पहले यहाँ पे सिंपल फॉर्म में लिखो i + 2j + 3k, प्लस में t को बाहर निकाल लो तो माइनस में i + j - 2k फॉर्म बनेगा। ये r हो गया। इसी तरह r सेकंड में अगर आप निकालोगे i - j -k, प्लस में s लेके अगर आप बनाओगे i + 2j - 2k। एक बार दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट में देखो i - 2j + 3k, माइनस का i माइनस का प्लस का j माइनस का 2k सही है। और सेकंड में i - j माइनस का k, s के साथ है i + 2j - 2k। तो यहाँ पे भी हमें डिस्टेंस निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो आपको वही करना है a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइड बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। तो जो हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था एग्जैक्ट सेम है, बिल्कुल ऐसे ही करना हमें है। तो पहले हम निकालेंगे a2 माइनस में a1, a2 में से a1 अगर i में से आई गया 0, माइनस का i और माइनस माइनस प्लस 2j, तो ये बचेगा सिर्फ j बचेगा, माइनस और माइनस माइनस 4k।
ये बनेगा आपका। अगर आप B1 क्रॉस B2 निकालोगे तो I J एंड K -1 1 एंड -2 1 2 एंड -2 सोल्व करोगे -2 +4 इंटू I -J टू +2 K करोगे -2 -1। तो ये आपके आएगा 2I -4J -3K। आप एक बार इसे दोबारा वेरीफाई कर लो। I के साथ आएगा -2 +4 तो 2 बनेगा, J के साथ 2 और +2 4 हो जाएगा, K के साथ आएगा -2 और -1। ठीक है, ये आ गया। अब ये सब हम फॉर्मूले में रख देंगे। जो हमारे पास ये फॉर्मूला है इसके अंदर रखोगे। A2 -A1 क्या आया था, J -4K इंटू में 2I -4J -3K डिवाइड बाय 2I -4J -3K का मोड। तो आप इसका मोड सोल्व करोगे तो ये आएगा -4 +4 × 12 √4 प्लस में 16 + 9 तो आप इसे सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, वो आप निकाल ले लेना। ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, आपको इसको ऐसे ही करना है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आराम से अब कर लोगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8/√29 आपका। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें हमें मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज हमें निकालना है। तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज निकालने के लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ क्या बनेगा फिर उसके बाद हम सोल्व करेंगे। देखो हमें क्या गिवन है, x + 2y < 120 आपको दे रखा है। x + y > 60 आपको दे रखा है। x - 2y > 0। तो आपको पहले ग्राफ बनाना है इक्वल टू लेके। x + 2y = 120। x एंड y, अगर x को 0 रखोगे y 60 आएगा, y को 0 रखोगे x 120 आएगा। इसी तरह से x + y = 60 पे बनाएंगे। x एंड y 0 रखोगे 60 आएगा, और x - 2y = 0। तो x = कितना हो जाएगा, 2y। y को 1 रखोगे x की वैल्यू 2 आएगी, y को 2 रखोगे x की वैल्यू 4 आएगी। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ ले लो 10, 20, 40, 60,
80, 100, 120। इसी तरह से 20, 40, 60, 80, 120। तो पहले लाइन बनाओगे, x की वैल्यू 0 है तो y 60 है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। x की वैल्यू 120 है तो y की वैल्यू 0 है, तो आपके पास जो फर्स्ट लाइन बनेगी वो ये आ जाएगी। ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। इसी तरह से नेक्स्ट पे बनाओगे, x की 0, y 60, तो ये बनेगी आपके पास x की वैल्यू, y की वैल्यू अगर आप 10 रखते हो तो x 20 आता है, y की वैल्यू 20 रखोगे 40 आएगा, अगर आप 40 रखोगे तो ये 80 आएगा। तो आप देखो यहाँ पे 20 पे वैल्यू 40 है तो यानी यहाँ पे है, और 40 पे वैल्यू 80 है, तो आपका जो ग्राफ है कुछ इस तरह का बनेगा। अब हमें रीज़न डिफाइंड करना होता है। रीज़न डिफाइंड करने का कैसे तय करते हैं, रीज़न ट्रू है या फॉल्स है। अगर आप इसमें रखो x को 0 0 रखोगे, ये लाइन कुछ गलत बन गई है, सॉरी, ये थोड़ी ठीक कर लेते हैं। तो ये ओरिजिन से पास होके जाएगी और ये लाइन कुछ इस तरह ड्रॉ हो जाएगी जब आप रफली बनाओगे, क्योंकि ये 0 0 से भी पास हो रही है। अगर हम इसका रीज़न ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, x को 0 रखेंगे, y को 0 रखेंगे, 0 लेस देन 120, तो ये ट्रू है। तो इसका मतलब ये जो इस पार्ट का जो रीज़न आएगा वो इस तरफ आएगा। और अगर हम 0 0 यहाँ रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन 60, ये बात फॉल्स है, तो इसका रीज़न इस तरफ हो जाएगा। बट जो चीज़ ओरिजिन से पास होती है उसको ट्रू फॉल्स कैसे चेक करेंगे, तो उसका तरीका होता है, जैसे आप एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट उठा के देख लो। जैसे मैं 120 और 0 उठा के यहाँ रखता हूँ, तो 120 माइनस 2 इंटू में 0 रखोगे ग्रेटर देन 0, तो 120 ग्रेटर, तो ये ट्रू है। अगर ये पॉइंट रखने पे ट्रू आता है तो रीज़न इस तरफ आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कॉमन रीज़न आपका ये बनेगा। तो यहाँ पे अब आपको कॉर्नर पॉइंट निकालने, तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से बनेंगे, एक तो ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है, और ये दो कॉर्नर पॉइंट है। और ये दोनों कॉर्नर पॉइंट कैसे आ रहे हैं, इन दो इक्वेशन को सोल्व करके आ रहे हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ x इज इक्वल टू कितना आया 2y। अगर आप ये वैल्यू इसके अंदर रखते हो x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 यहाँ रखोगे, तो 2y प्लस 2y इज इक्वल टू 120। तो 4y इज इक्वल टू 120 आ गया, तो y इज इक्वल टू 30। y की वैल्यू अगर 30 है तो x की वैल्यू 60 आ जाएगी। तो ये जो पॉइंट होगा ये वाला, ये पॉइंट आपका 60,30 होगा, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट 120,0 है, और ये पॉइंट 60,0 है। अभी हमें ये पॉइंट और चाहिए कि ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट इस लाइन की जो इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, इसको सोल्व करेंगे। x इज इक्वल टू क्या है 2y है, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 60, y इक्वल टू कितना हो गया 20, y की वैल्यू 20 है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 40। तो आपके पास ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आप पे हो गया है 40,20। अब आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए कॉर्नर पॉइंट क्या क्या आए आपके, कॉर्नर पॉइंट्स आपके क्या क्या है 60,0, 120,0, और आप 60,30 और 40,20। अब आपको जो z दे रखा है वो z कितना है, z इज इक्वल टू है आपको इस क्वेश्चन में 5x प्लस 10y। z आपका है 5x प्लस में 10y। तो अगर आप 60 कोमा ये रखोगे
तो z आपका कितना हो जाएगा, ये पॉइंट रखने पर ये हो जाएगा 300। 120 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 0 5 दूनी 10 और 5 एक 600 हो जाएगा। जब आप ये रखोगे 60,30 अगर रखोगे तो कितना होगा, यहाँ पे रखने पर 5 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 30 ओ, तो ये 300 और 300 कितना हुआ, 600। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट पॉइंट रखेंगे 40। तब हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, ये 200 और 200 400 यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम जो वैल्यू है आपकी तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी है 600 एट पॉइंट, आपके पास दो पॉइंट है 120,0 एंड 60,30 और जो मिनिमम वैल्यू है आपके पास वो है 300 एट द पॉइंट 60,0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका यही आएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखो x + 2y 120 दे रखा है। अगर आप x को 0 रखते हो तो y आपका 60 आता है। अगर आप y को 0 रखते हो तो x 120 आता है। इसी तरह से x + y = 60 को सोल्व करोगे, x 0 60, तो आपके पास ये तीन इक्वेशन है आपके पास बन जाएगी और ये रीजन हो जाएगा। और ये चारों पॉइंट अगर आप निकालोगे 60,0 120,0 60 एंड 30 40 एंड 20, इन पे आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जब फाइंड आउट करोगे तो आपका ये आंसर आएगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है। हमारे दो क्वेश्चन और रहते हैं सेट ए के अंदर, उसके बाद हमारा सेट ए कंप्लीट हो जाएगा। आप पढ़ो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। देखो, लेट ए कॉइन इंस्क्राइब्ड इन ए स्फेयर। इसने क्या कहा, एक स्फेयर के अंदर एक कॉइन को इंस्क्राइब्ड किया गया है। The height and the radius of the cone are respectively capital small h and r। इसने क्या कहा, जो हाइट और रेडियस है, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली ये कितनी है, r है। और जो टोटल हाइट है इस कोन की, जो कोन की जो हाइट है वो स्मॉल h इस कोन की हाइट है। और जो r मतलब कैपिटल R जो आपको दे रखा है, ये वाली चीज़, ये सेंटर है स्फेयर का। और ये रेडियस आपको दे रखी है कि ये कितनी है, R है। और ये जो वैल्यू आपको दे रखी है, ये कितनी वैल्यू दे रखी है, X वैल्यू दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर।
अब ये क्या क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। फर्स्ट पार्ट में देखो क्या है, फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, राइट द रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर, कैपिटल आर एंड एक्स। अगर आप देखो ओ ए सी ट्रायंगल अगर आप देख रहे हो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको बन रही है। तो यहाँ मैं ओ ए सी लिख देता हूँ, इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपको एक 90 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आ रही है। तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ओ ए का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस में ओ सी का स्क्वायर। तो इस तरह जो रिलेशन बनेगा, कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। अगर आप यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आएगी, प्लस माइनस में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। और आर जो है वो रेडियस है, नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू नहीं रखेंगे, स्मॉल आर इज इक्वल टू ये। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है, स्मॉल आर इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिर्फ यही पूछा था फर्स्ट पार्ट में कि आप जो है वो रिलेशन बताइए स्मॉल आर, कैपिटल आर और एक्स में। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट। क्या कह रहा है, राइट द वॉल्यूम ऑफ द कोन इन द टर्म ऑफ। आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ कोन का। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। लेकिन हमें वॉल्यूम का रिलेशन कैपिटल आर और स्मॉल एक्स में लिखना है। तो स्मॉल आर की जो वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी फर्स्ट पार्ट में वो पुट करेंगे। तो v इक्वल टू आ जाएगा 1/3 पाई का होल स्क्वायर इनटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे h यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास अब ये जो h है, अगर h आप ध्यान से देख रहे हो तो जो h की वैल्यू है वो क्या है, ओ सी प्लस डी ओ है। तो इसको लिख दो 1/3 पाई, इसके ऊपर अंडर रूट था, स्क्वायर की वजह से अंडर रूट कट जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और h किसके बराबर है, h है कैपिटल आर प्लस एक्स। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे h क्या था, कोन की हाइट थी, सेंटर से लेकर ये वाली जो डिस्टेंस है d तक, ओ डी, मतलब h इज इक्वल टू क्या है, h इज इक्वल टू ओ डी प्लस में ओ सी। ओ सी कितना है आपका, x है, और ओ डी आपका कितना है, r है। तो सेकंड पार्ट में सिर्फ आपको यही करना था कि जो रिलेशन लिखना है वो कैपिटल आर और एक्स में लिखना है वॉल्यूम का, तो वो हमने लिख दिया है। जो रिलेशन बनाना था वॉल्यूम को वो कैपिटल आर और स्मॉल एक्स में लिखा है हमने। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 1/3 पाई, इसे सोल्व कर लो, आर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आर क्यूब हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर कैपिटल आर माइनस एक्स की पावर 3। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है आपसे, शो दैट वॉल्यूम ऑफ v ऑफ द कोन इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू r/3। आपको क्या दिखाना है कि ये जो वॉल्यूम हमने निकाली है सेकंड पार्ट में ये मैक्सिमम कहाँ पे होगी, x इज इक्वल टू r/3। मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी हम किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो उसके लिए क्या तरीका होता है, उसका डेरिवेटिव करते हैं और उसको 0 के बराबर रखते हैं फॉर मैक्सिमम। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे 1/3
पाई एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आर की पावर 3 जीरो हो जाएगा। क्या बचेगा? आर स्क्वेयर माइनस 2x आर माइनस 3 ऑफ एक्स स्क्वेयर इक्वल टू जीरो। तो इसको जीरो रखोगे तो 1/3 पाई उस तरफ जाके जीरो हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा? आर स्क्वेयर माइनस 3x आर माइनस 2x स्क्वेयर इक्वल टू जीरो। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अब हम सोल्व करेंगे। तो इसको सिंपल फॉर्म में लिख लो, 2x स्क्वेयर प्लस 3x आर माइनस आर स्क्वेयर इक्वल टू जीरो। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए 2r स्क्वेयर और प्लस माइनस करें तो आना चाहिए 3xr। तो फैक्टर जब आप बनाओगे यहाँ से क्या फैक्टर बनेंगे? यहाँ पे ये 3 है, सॉरी ये 3 था यहाँ पे, और ये आपका 2 है। मैं गलत लिख गया यहाँ पे, आपको इसको करेक्ट करना है। तो आर स्क्वेयर एक्स यहाँ पे आएगा माइनस 2xr, ये तो आ गया, ये एग्जैक्ट नीचे आ जाएगा इक्वल टू जीरो। अब आप यहाँ फैक्टर बनाओ, क्या फैक्टर बनेंगे? 3x स्क्वेयर प्लस 3x आर माइनस एक्स आर माइनस आर स्क्वेयर। तो 3x कॉमन आ गया यहाँ से, x प्लस में r माइनस में यहाँ से r कॉमन आया, x प्लस r इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जो फैक्टर बने 3x माइनस आर इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू माइनस आर। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ r/3, x इज इक्वल टू माइनस आर। देखो नेगेटिव वैल्यू तो x की हो नहीं सकती, क्योंकि x जो है वो एक डिस्टेंस है OC की। तो x कभी भी क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी? r/3। तो इसका मतलब जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर ये आ जाएगा। बस इतना ही करना है। अब हमें जो फोर्थ इसका और पार्ट लिखा हुआ है उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखो वो भी इसी का ही पार्ट है। क्या कहा है और के अंदर? इफ़ वॉल्यूम ऑफ वी ऑफ द कोन इज़ मैक्सिमम एट r/3। तो हमने ये चीज़ दिखा दी ऊपर वाले क्वेश्चन पे कि वॉल्यूम है जो वो मैक्सिमम पॉइंट किस पे हो रही है? r/3 पे। देन फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। अभी आपको क्या करना है? मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम एट x इज इक्वल टू r/3। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया था? ये आया था 1/3 पाई r स्क्वेयर x स्क्वेयर r प्लस x। तो ये वॉल्यूम हमारे पास आई थी। तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे r/3 रख देंगे तो मैक्सिमम वॉल्यूम आपके पास आ जाएगी r/3 माइनस r स्क्वेयर बाई 9 r प्लस r/3। आप इसको सिंप्लीफाई करो। कैलकुलेट करने के बाद आपका जो आंसर आएगा, इसे सिंप्लीफाई करने के बाद 32 पाई r क्यूब डिवाइड बाय 81। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, कैलकुलेट कर लेना, तब ये आपके पास आ जाएगी। लेकिन फोर्थ पार्ट में आपसे पूछ क्या रहा था वो देखो आगे। तो हमारी जो मैक्सिमम वॉल्यूम आई है 32 पाई r क्यूब बाई 81 आई है। आगे क्या पूछ रहा था? फाइंड द रेशियो। हमें क्या करना है? फाइंड द रेशियो। किस चीज़ का रेशियो फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन की वॉल्यूम एंड स्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है? 4/3 पाई, और स्फेयर की जो रेडियस है वो कैपिटल R ही है। तो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 32 पाई r क्यूब डिवाइड बाय 81 डिवाइड बाय 4/3 पाई r क्यूब। तो ये आ जाएगा 32 डिवाइड बाय 81 3/4। इसे जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 8/27। ये हो गया 8/27। तो
जो आपका क्वेश्चन नंबर 36 था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखो पहले 3 पार्टों तक तो आप क्लियर हो, और वाले पार्ट में जब आप करोगे तो आपको क्या करना है, जो वॉल्यूम आपकी आई है उस वॉल्यूम में x की जगह r/3 जब आप रखोगे तो आपको मैक्सिमम वॉल्यूम आपको वहाँ मिल जाएगी। और फिर आपसे वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम का और उसका आपको रेशियो निकालना है। आई होप आपको क्लियर समझ आ गया होगा ये वाला पार्ट। अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन जो है। इस क्वेश्चन में आप देखो क्या दिया हुआ है। मैं एक बार क्वेश्चन को जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। देखो क्या है, इसमें कुछ नहीं दिया। द पोलियो ड्रॉप आर डिलीवर टू 50K चिल्ड्रन इन द डिस्ट्रिक्ट। द रेट एट विच पोलियो ड्रॉप आर गिवन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु हैव नॉट एडमिनिस्ट्रेट द ड्रॉप। By the second week, the half of the been the polio drop. How many been given the drop by the end third week? Estimate using the solution. देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, सिंपल सा आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दे रखी है। अगले ने dy/dx प्लस लैम्डा 50y माइनस में y। आपको फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, देखो सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, स्टेट द ऑर्डर ऑफ द अबो डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आप ऑर्डर देखोगे, ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव ही ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ऑर्डर इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट का किस ऑर्डर का है डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ दे रखी है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, विच मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशिएबल इक्वेशन कैन बी यूज टू सोल्व दिस इक्वेशन। आप इसमें कौन सा मेथड यूज करोगे सोल्व करने के लिए लैम्डा 50 माइनस वाई। तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, सेपरेबल मेथड यूज करते हैं। सेपरेबल मेथड होता है ना, अलग अलग करके उसको सोल्व करते हैं, तो वही मेथड हम सोल्व करते हैं। इसमें थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड पार्ट में आपको इसे सोल्व करना है, तो सोल्व करने dy/dx माइनस वाई इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा। बोथ साइड इंटीग्रेशन करोगे तो log ऑफ ए 50 माइनस वाई डिवाइड बाय -1 इज इक्वल टू लैम्डा x प्लस कॉन्स्टेंट कितना हो जाएगा, c हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे log ऑफ ए 50 माइनस वाई इक्वल टू कितना हुआ, माइनस का लैम्डा x प्लस सी। तो 50 माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा x प्लस सी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पावर लैम्डा x इंटू में कॉन्स्टेंट a। तो यहाँ पे क्या आया, 50 माइनस वाई इज इक्वल टू ए ई की पावर लैम्डा x। तो ये तो आपके पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आ जाता है, सॉल्यूशन आ जाता है। बट आगे और वो क्या पूछ रहा है, इफ लैम्डा इक्वल टू 0.049 एंड वाई इक्वल 0 देन द फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है क्वेश्चन का, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन वो दे रखी है, उसने कहा है लैम्डा 0.049 और y इक्वल टू 0 पे 0 है। तो अगर देखो पहले लैम्डा x की वैल्यू 0 रखोगे, x इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आएगा, 50 इज इक्वल टू ए ई 50 इक्वल टू ए की पावर 0। तो ए की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ए इक्वल टू कितना आ गया, 50 यहाँ आ जाता है। तो अब आपको क्या करना है, 50 माइनस वाई, ए आपका 50 आ गया, ए की पावर माइनस 0.049 इंटू में एक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का आता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन।
बस आपको इस क्वेश्चन में इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। आई होप आपको समझ में आ गया हुआ। ये क्वेश्चन बस डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं दिया हुआ। एक लास्ट क्वेश्चन और रहता है सेट ए का, इसे और पढ़ लेते हैं, फिर आपका जो सेट ए है प्रोबेबिलिटी का वो कंप्लीट आपका हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, ये आपका बायस थ्योरम पे है, सिंपल है। बायस थ्योरम पे देखो क्या दिया हुआ है। इन ए स्कूल टीचर आस्क ए क्वेश्चन टू 3 स्टूडेंट रवि, मोहित, सोनिया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन बाय रवि। इस टीचर, ये टीचर है, इसने किसको, रवि को प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए दी, मोहित को सोल्व करने के लिए दी, सोनिया को सोल्व करने। अब रवि ने प्रोबेबिलिटी सोल्व करने की कितनी है, 30% है। मोहित की कितनी है, 25% है। और सोनिया की कितनी है, 45% है। अब उसने क्या कहा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग एरर बाय, मतलब प्रॉब्लम में जब वो एरर करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर बाय रोहित कितनी है, 1% है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर बाय मोहित कितनी है, 1.2% है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर बाय सोनिया कितनी है, आपको 2% है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालना है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, भी रोहित ने प्रॉब्लम ली, रोहित ने एरर की, उसकी प्रोबेबिलिटी, प्लस में मोहित ने प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए लिया लेकिन उसने भी एरर की, प्लस में सोनिया ने प्रॉब्लम ली, सोनिया ने एरर की। तो आप ये कंप्लीट कर लो। रोहित ने 30%, 30/100, इसने 1% प्रॉब्लम, इसने 25/100, तो ये जब आप सोल्व कर लोगे तो जो आंसर आएगा, देखो क्या आएगा सोल्व करने के बाद में, 30, कितना हुआ 30, 0, 25 दूनी 50, 5 और 30, सॉरी ये मैंने गलत ले लिया है, आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना, ये थोड़ा गलत हो गया। तो आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। मैंने ये पूरा कंप्लीट, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको ये अब अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है वो देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखो। द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन इज चेक्ड बाय टीचर, हैज सम एरर, देन द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द क्वेश्चन इज सोल्व नॉट सोल्व्ड बाय रवि। मतलब रवि के द्वारा ये सोल्व नहीं किया गया, तो अगर नॉट सोल्व्ड बाय रवि है तो जिसने एरर की, जिसने सोल्व नहीं किया, तो इसका मतलब उसने एरर की है। तो जिस भी स्टूडेंट ने एरर की है उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर आ जाएगी, और डिवाइड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप खुद कर लेना। टोटल प्रोबेबिलिटी जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे नीचे लेना है, और ऊपर जो रवि की प्रोबेबिलिटी है मतलब 30/100 मल्टीप्लाई बाय उसने 1% किया था, 1/100। तो ये आंसर जो आएगा फाइनल वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप सेट ए आपको समझ आया होगा इसमें।